हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैक। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपको जेआईबी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ पेपर्स एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करें, तो आप ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टॉपिक्स आपको पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और ये उम्मीद रखेंगे कि सिमिलर क्वेश्चंस आपको नवंबर 2025 एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सो बिफोर कंटिन्यूइंग, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और आप इस टाइम पे कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि 22 टू 24 ऑफ अक्टूबर अगर आप हमारे जेआईबी एग्जामिनेशन के किसी भी एडुटैप के कोर्स में एनरोल करते हैं, तो अगर आप दिवाली 81 कोड यूज करते हैं, तो फिर आप 81% जो डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हैं। सो गो चेक आउट आर कोर्सेज फ्रॉम आर वेबसाइट edutap.in। चलिए आगे बात करते हैं आप क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज अ कस्टमर एक्ट एज अ बेलर एंड द बैंक एक्ट एज अ बेली। तो देखो, बैंक और कस्टमर के बीच में ना बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो पहला ऑप्शन है, व्हेन द कस्टमर डिपॉजिट्स मनी इनटू अ सेविंग्स अकाउंट एट द बैंक फॉर सेफ कीपिंग। देखो, अगर आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, आप क्रेडिटर हो और बैंक डेटर है, तो पहला तो गलत हो गया। व्हेन द कस्टमर स्टोर्स वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ डिपॉजिट बॉक्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक, तो आप क्या कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे रहे हो संभालने के लिए। तो यहाँ पे बेलर बेली रिलेशनशिप बनता है। तो मान लो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, मेरे गहने मैं आपको पकड़ा के चलेगी, आप मेरे फ्रेंड हो कि मैं 1 महीने बाद वापस ले लूंगी, तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा। मैं बेलर हूँ जो सामान रख रहा है, जिसके पास सेफ कीपिंग के लिए रखा जा रहा है वो बेली है। तो बेलर बेली का रिलेशनशिप बनता है। When a customer receives a loan from the bank, agreeing to repay the loan amount in installments। जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, मान लो मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, तो मैं डेटर हूँ, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिटर है। When a customer opens a checking account with the bank and withdraws money at will, यहाँ पे भी अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो डेटर क्रेडिटर का ही रिलेशनशिप बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, जहां पे बेलर बेली रिलेशनशिप बन रहा है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये अच्छे से पढ़ के जाना। एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, बार बार पूछे जाते हैं इनके फीचर्स। इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेल मेंबर और इफ ऑल मेल मेंबर्स आर माइनर, हिंदू फीमेल मेंबर कैन बिकम कर्ता और मैनेजर ऑफ द एचयूएफ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो करेक्ट है। फीमेल जो है वो भी कर्ता बन सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 has given equal rights to male and female in the matters of inheritance. So a daughter also acquires status of co-partners in a HF। देखो, HF में जो कर्ता होता है मैनेजर है, ठीक है, उसके बाद बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें को पार्टनर्स बोला जाएगा। पहले विमेन के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता था, हिंदू अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद से विमेन को भी को पार्टनर बनाया गया। चाहे मैरिड बेटी है चाहे अनमैरिड है, उनके पास भी राइट टू प्रॉपर्टी हुआ, इनहेरिट करने का राइट हुआ, तो वो भी अब को पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये भी सही है। HF कैन ओनली बी क्रिएटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन अ हिंदू फैमिली। ये गलत है। हिंदू फैमिली में HF ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, बस आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, तो सी गलत है। ठीक है। HOF को इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट के लिए सेपरेटली असेस किया जाता है। मान लो मेरा जो परिवार है वो HOF है, तो एक HOF का रिटर्न फाइल होगा, मेरा और बाकी के मेंबर्स का इंडिविजुअली पर्सनल जो रिटर्न है इनकम टैक्स के अंदर फाइल होगा। तो मेरा अलग पैन कार्ड होगा, मेरे HOF का अलग पैन कार्ड होगा, सारे फैमिली मेंबर्स का अलग पैन कार्ड होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, डी वाला तो इनकरेक्ट पूछा गया था, सी इनकरेक्ट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द सेकेंड स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्लेसमेंट, क्लियरिंग, इंटीग्रेशन, स्ट्रक्चरिंग। तो देखो, PLI ये याद रखना। प्लेसमेंट पहला स्टेज होता है, लेयरिंग दूसरा स्टेज होता है, इंटीग्रेशन तीसरा स्टेज होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, और इसी सीक्वेंस में चलता है हमेशा। PLI याद रखना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट स्टेज में क्या होता है, कि जब आप फाइनेंशियल सिस्टम में वो जो ब्लैक मनी है इंट्रोड्यूस करते हो,
ठीक है। लेयरिंग में आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हो सेम मनी को लेके, ताकि ओरिजिन को छुपाया जा सके। और इंटीग्रेशन में वही ब्लैक मनी को आप री इंट्रोड्यूस करते हो फाइनेंशियल सिस्टम में। आपने कोई एसेट खरीद लिया, ठीक है, और आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और ओरिजिन से ऐसा लगे कि तो वाइट मनी है, तो PLI 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। चलिए, अगला है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बैंकिंग का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग का क्या डेफिनेशन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो बैंक मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ डैश और डैश डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द डैश। देखो, बैंक पैसा एक्सेप्ट करता है किस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट या ट्रांसफर के लिए, लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग या सेविंग के लिए, विड्रॉल या डिपॉजिट के लिए। और किससे लेता है, गवर्नमेंट से, पब्लिक से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, या बैंकिंग कंपनी से। तो बैंक पैसा लेते हैं पब्लिक से फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मैंने बैंक में पैसा जमा करा है, हजारों करोड़ों लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, उसी पैसे से बैंक आगे लोन देता है और इन्वेस्टमेंट करता है। और पैसा लेता किससे, बैंक पब्लिक से। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग LLP। एंड LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP हैज 2 designated partners appointed as per LLP agreement. Designated partners must obtain a designated partner identification number. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो हमारा नॉर्मल पार्टनरशिप होता है ना, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि उनका पर्सनल बिलोंगिंग्स को बेच के भी पैसा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन LLP में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और LLP थोड़ा सा कंपनी टाइप का पार्टनरशिप होता है। तो LLP में जितने भी पार्टनर्स हो, मान लो एक LLP में 30 पार्टनर्स हैं, तो कम से कम 2 पार्टनर्स का डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना जरूरी है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को ना डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये कंपल्सरी है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस फॉर अ स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट होता है, जैसे मान लो काफी लोग होते हैं, स्पेशली जो लोअर इनकम ग्रुप के होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास कोई OVD नहीं होता, ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना उनके पास आधार कार्ड है। तो क्या उनका बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो सकता? हो सकता है, स्मॉल अकाउंट ओपन हो सकता है, और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। और ये स्मॉल अकाउंट भी जब ओपन होता है ना, तो उसमें ये कंडीशन होती है कि 1 साल का उनके पास टाइम होता है, 12 महीने, जिसके अंदर अंदर उन्हें OVD बनवा के बैंक को देना होता है। द टोटल क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 1 लाख। तो बोलते हैं स्मॉल अकाउंट्स में जो क्रेडिट्स हैं वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए सारे साल के मिला के। फॉरेन रेमिटेंसेस कैन बी क्रेडिटेड अप टू 50,000, ये गलत है। स्मॉल अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंसेस आ ही नहीं सकते। तो सेकंड गलत है, तो एलिमिनेट करो। तो ए ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। बैलेंस इन अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000। 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। विड्रॉल ट्रांसफर 1 महीने में 10,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें सही है, बी गलत है। ओके। अगला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर नीसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गार्निशी ऑर्डर। मान लो कि मैंने रमेश नाम के पर्सन से पैसे उधार लिए। अब रमेश जब मुझसे मांगने आया पैसे वापस, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं दे सकती। रमेश कोर्ट चला जाएगा कि मेघा मेरे पैसे नहीं दे रही। कोर्ट मेरे बैंक, मान लो मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, मेरे बैंक को एक ऑर्डर भेजेगा। ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर नीसी भेजेगा, जिसमें वो पूछेगा बैंक को कि बताओ मेघा के अकाउंट का क्या स्टेटस है। ठीक है, भी इसने पैसा नहीं चुकाया, तो आप स्टेटस बताओ। तो जैसे ही ऑर्डर नीसी आएगा, बैंक मेरे अकाउंट को फ्रीज कर देगा और मेरे अकाउंट का स्टेटस कोर्ट को बता देगा। ठीक है। कोर्ट फिर देखेगा कि भाई इसके पास तो पैसा है, ये तो ऐसे ही नहीं चुका रही। कोर्ट अब ऑर्डर एब्सोल्यूट ऑर्डर कर देगा। ठीक है, एब्सोल्यूट ऑर्डर भेजेगा, जिसके बाद जो पैसा है, मान लो मैंने रमेश के 50,000 रुपए देने थे। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में से 50,000 रुपए अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के मेरा बैंक कोर्ट को दे देगा, और कोर्ट वो पैसा रमेश को दे देगा। तो रमेश अपना पैसा वसूल लेगा। तो पहले बैंक के पास कोर्ट की तरफ से ऑर्डर निसी आता है, दूसरा ऑर्डर एब्सोल्यूट आता है। ठीक है, तो कोर्ट का ऑर्डर है, बैंक को मानना ही पड़ता है। तो पर्पस क्या है ऑर्डर नीसी का? टू इमीडिएटली सीज फंड्स फ्रॉम द डेटर्स अकाउंट एंड रेमिट देम टू द क्रेडिटर, टू सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बैंक ऑन द व्हाई फंड्स इन द डेटर्स अकाउंट शुड नॉट बी अटैच्ड, to release the funds in the debtors account for regular transactions, to permanently freeze
द डेटर्स अकाउंट। देखो परमानेंटली तो कुछ नहीं फ्रीज किया जाता, टेम्परेरी होता है ये। टू रिलीज द फंड्स इन द डेटर अकाउंट, डेटर के अकाउंट में थोड़ा ना पैसा डालना है हमें गार्निशमेंट ऑर्डर में। गार्निश ऑर्डर इसलिए होता है कि देखो नीसी ऑर्डर के बाद बैंक मेरा अकाउंट फ्रीज कर देगा, ठीक है। और ये ऑर्डर पहले प्रीलिमिनरी ऑर्डर होता है जिसमें ये कोर्ट जानने की कोशिश करता है कि क्या आ, हालत है मेघा के बैंक अकाउंट की, डेटर के क्या है हालत है, और एक्सप्लेनेशन मांगता है बैंक से कि बताओ भाई तुम्हारे कस्टमर का अकाउंट में से पैसा क्यों ना लिया जाए, ठीक है। तो इमीडिएटली सीज फंड्स एंड रिमिट देम टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को रेमिट ना ऑर्डर नीसी में नहीं किए जाते, ऑर्डर एब्सोल्यूट आने के बाद जो पैसा है कोर्ट के थ्रू क्रेडिटर को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर नीसी में पैसा नहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो बी करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर क्राइटेरिया फॉर मेंटेनेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट अंडर आरबीआई आईओएस। तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में कौन सी कंप्लेंट मेंटेनेबल है, यानी कि मेरी बात सुनी जाएगी, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, मेरी कंप्लेंट को। अ कंप्लेंट मस्ट बी first made to the RE regulated entity and if not resolved within 30 days it can be escalated to ombudsman। बिल्कुल सही है। अगर मुझे बैंक के खिलाफ इशू है, पहले मैं बैंक को कंप्लेंट करूंगी, अगर वो 30 डेज में मेरा रिप्लाई नहीं करता या मेरी बात नहीं रिजॉल्व करता, फिर मैं ऑम्बर्ड्समैन के पास जा सकती हूँ, ये तो सही है। कंप्लेंट मस्ट नॉट रिलेट टू मैटर दैट इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर और डिसाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोई ऐसा केस है, कंप्लेंट है जो ऑलरेडी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने सॉल्व कर दी है या वहां पेंडिंग है, वो वाली कंप्लेंट आरबीआई के पास आईओएस के पास नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। कंप्लेंट मस्ट बी लॉन्च्ड बाय कैन बी लॉन्च्ड बाय एनीवन इंक्लूडिंग एडवोकेट्स इवन इफ दे आर नॉट द अग्रीव्ड पर्सन। देखो मुझे अपनी कंप्लेंट खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव से करवानी होती है, लॉयर एडवोकेट के थ्रू मैं ऑम्बड्समैन के पास नहीं जा सकती हूँ। ऑम्बड्समैन का खुद का केस, एडवोकेट का खुद का केस है, वो ऑम्बड्समैन के पास जाएगा, लेकिन मेरी कंप्लेंट मैं या मेरा रिप्रेजेंटेटिव करेगा, ना कि कोई एडवोकेट या लॉयर। तो ये गलत है, ठीक है। अ कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी और विद इन 1 year एंड 30 days इफ नो रिप्लाई इज रिसीव। देखो मैंने एचडीएफसी को कंप्लेंट करा, उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया था, उनका रिप्लाई आया, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मेरे पास 1 साल है आरबीआई ऑम्बड्समैन के पास जाने का, ठीक है। और अगर मान लो मैंने कंप्लेंट करी, उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया, तो मेरी कंप्लेंट करने के बाद 30 डेज वेट किया, फिर 1 साल का और मेरे पास टाइम है ऑम्बड्समैन के पास जाने का, तो ये बिल्कुल सही है। कंप्लेंट्स अब्यूजिव फ्रिवलस वेक्सेशियस इन नेचर मे बी स्टिल एडमिटेड एट ऑम्बड्समैन डिस्क्रिप्शन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानबूझ के बैंक को परेशान करने के लिए, परेशान करना है, तंग करना है, झूठी कंप्लेंट्स करनी है, वो कंप्लेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो तीसरा गलत है, पांचवा गलत है, तो तीसरा नहीं होगा और पांचवा नहीं होगा, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आपको पेपर में आ जाएंगे, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टिपिकली एक्सटेंडेड बाय बैंक्स। नॉर्मली अगर मुझे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए रोज के खर्चों के लिए, मैं कैश क्रेडिट ले सकती हूँ, वेरी पॉपुलर, ठीक है। कैश क्रेडिट में आप अपने स्टॉक को बैंक के पास गिरवी रखते हो, ओवरड्राफ्ट भी आप ले सकते हो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए, बिल डिस्काउंटिंग भी करा सकते हो। तो टिपिकली टर्म लोन जो है, लॉन्ग टर्म का जो लोन है, वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए नहीं यूज होता, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बिल डिस्काउंटिंग यूज होता है, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। बिल्कुल सही। अगर मेरे और आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो अग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सारी पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, एक पार्टी प्रपोज करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है, तो सारी ही सारी चीजें हमें चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होता, वॉइड ही होता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसके अराउंड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वर्किंग कैपिटल गैप इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज,
इंक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स, टोटल करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स, या फिर नेट वर्थ एंड टोटल लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गैप होता है जब आप सारी करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हो एक्सक्लूडिंग द बैंक बोरोइंग। बैंक बोरोइंग को साइड में रखो, एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग, टोटल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस है उसे वर्किंग कैपिटल गैप बोला जाता है। तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है मोस्ट एटीएम्स इन इंडिया आर कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचेस फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। देखो अभी क्या है, मुझे किसी भी बैंक में मेरा अकाउंट हो, मैं किसी भी बैंक के एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। तो सारे के सारे जो बैंक्स है ना वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। वो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो किसके अंडर आता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग जो हुई है ना वो इसी कारण से हुई है, एनएफएस के कारण, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। जो एटीएम में कहीं पे भी किसी के भी एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन कर लो ना, चाहे आईसीआईसीआई का कार्ड है चाहे एसबीआई का, किसी भी एटीएम जा सकते हो आप। अगला है इन अ डैश अटैक लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स sometimes called botnet attack a single target, thereby causing a denial of service for the users of the targeted system। इसको क्या बोलते हैं, वायरस अटैक, डीडीओएस अटैक, रैंसमवेयर अटैक, वेलिंग अटैक। मान लो कि एक वेबसाइट है एसबीआई, वो पर मिनट 1000 कस्टमर्स को हैंडल कर सकती है, ठीक है। एसबीआई को पता है कि हमारे 500-600 कस्टमर पर मिनट आते हैं वेबसाइट पे, उन्होंने 1000 का कैपेसिटी रखा हुआ है। अब एक अटैक करने वाला, जो ऑनलाइन साइबर वॉरफेयर होता है, साइबर अटैक होता है, मान लो एक पर्सन ने क्या किया, बहुत सारे नकली सिस्टम्स या बॉट्स बनाए, ठीक है। बहुत सारे बॉट्स क्रिएट करे जो एक तरीके से नकली यूजर जैसे होंगे। जो मानो उसने 2000 बॉट्स जो हैं वो एसबीआई की वेबसाइट पे छोड़ दिए। अब ये वेबसाइट तो 1000 ही हैंडल कर सकती है, उसने नकली 2000 यूजर्स एसबीआई की वेबसाइट पे भेज दिए। उससे क्या होगा, अब ये वेबसाइट हैंग हो जाएगी, और जो बेचारे असली यूजर्स हैं एसबीआई की वेबसाइट के, वो इस वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं उनको सर्विस डिनाई होती रहेगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। इसका आंसर है बी, ठीक है। रैनसमवेयर में क्या होता है, मान लो मेरा कंप्यूटर में लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ, फाइल्स लॉगिन ही नहीं हो पा रही हैं, एक की लगी हुई है, किसी ने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, और वो मेरे को बोल रहा है सामने से साइबर अटैक वाला, तुम पहले मुझे इतने लाख रुपए दो तब हम तुम्हें तुम्हारी ये फाइल्स एक्सेस करने देंगे। तो रिश्वत मांग रहे हैं, रैंसम, रिश्वत नहीं रैंसम मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो रैंसम दूंगी तभी मेरे को वो फाइल्स जो हैं वो एक्सेस करने देंगे, तो वो रैंसमवेयर अटैक होता है, ठीक है। वेलिंग अटैक जो होता है ना, अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज वगैरह होते हैं, जो बड़ी बड़े हाई लेवल पे जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उन पे जो अटैक होता है वो वेलिंग अटैक होता है, ठीक है। तो वेलिंग अटैक में फिशिंग अटैक का एक टाइप होता है। मान लो एक कंपनी का सीईओ है, उसको एक मेल आया, उसे लगा कि कोर्ट की तरफ से मेल आया है और कोर्ट उससे कुछ जानकारी मांग रहा है। तो ये नकली एक अटैक है जिसके थ्रू उस सीईओ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है। तो वो बड़ा आदमी है, बड़े लेवल का, प्रधानमंत्री पे ऐसा कोई अटैक हो गया, बड़े सीईओ पे अटैक हो गया, मार्क जकरबर्ग पे अटैक हो गया, तो वो वेलिंग अटैक हो जाएगा, ठीक है। कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं इनको वेल्स बोलते हैं, इसलिए वो वेलिंग अटैक है, एक टाइप का फिशिंग अटैक ही होता है, ठीक है। चलिए अगला है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज द मोस्ट वल्नरेबल टू सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड ईव्स ड्रॉपिंग। तो बस टोपोलॉजी आपका थोड़ा वीक टोपोलॉजी माना जाता है, जिसमें ब्रीचेस हो सकते हैं या ईव्स ड्रॉपिंग हो सकती है। तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिंग टोपोलॉजी इज इनकरेक्ट। रिंग टोपोलॉजी के बारे में पूछा गया, तो रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। ये अलग अलग यहाँ पे सिस्टम्स लगे हुए हैं, लूप की फॉर्म में होता है ये। तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप, ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो एक क्लोज्ड लूप होता है, सही। इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन अ सीरीज। तो इंफॉर्मेशन ना ऐसे सीरीज में ऐसे टर्न वाइज टर्न शेयर होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डाटा ट्रांसमिशन बोथ डायरेक्शंस में नहीं होता है, डाटा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है रिंग टोपोलॉजी में, तो ये गलत है। अगर एक भी स्टेशन खराब हो जाए तो पूरा लैंड डिसेबल हो जाता है, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो ऐसे डाटा मूव कर रहा है ना एक से दूसरे तक, अगर एक भी बीच में खराब हो गया तो लैंड डिसेबल हो जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो सी इनकरेक्ट है।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाटा वेयर हाउसिंग। बैंक्स डाटा वेयर हाउसेज आर मोस्ट सूटेड फॉर OLTP online transaction processing environments, whereas databases are queried for analytical purposes. CBS Solutions of Banks is more focused on the availability of banking services with quick transaction processing. CBS has a typical OLTP online transaction processing environment involving inserting, updating, deleting small amount of data in a database. So या फिर नन ऑफ द अबव, कौन सा हमें गलत बोला गया है? इन्होंने बोला है कि बैंक डाटा वेयर हाउसेज आर मोस्ट सूटेड फॉर OLTP एनवायरमेंट्स, जहां पे डाटा एनालिटिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है। तो जहां पे डाटा एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज होगा ना, वहां पे ओलैप यूज होता है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है, ना कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। जो देखो, जहां पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करना है वहां पे OLTP यूज होता है, जहां पे एनालिसिस करना है वहां पे ओलैप यूज होगा। तो पहला ही गलत हो जाता है, ठीक है। जो आपका CBS है, CBS से क्या हो गया कि सारे ब्रांचेस कनेक्टेड है, कहीं से भी कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो CBS में OLTP होगा, ओके। और एनालिसिस जहां पे करना है वहां पे ओलैप होता है, तो ए यहाँ पे गलत है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है सही है कि CBS में टिपिकल OLTP एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे छोटा छोटा डाटा आपको इंसर्ट, अपडेट, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स करनी है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करनी है, ठीक है। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्मॉल PPIs विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो दीज शाल बी रीलोडेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी है ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इसे रीलोड कर सकते हो स्मॉल PPI में पैसा। They are used only for purchase of goods and services at those merchant establishments that have specific contract with the issuer or through a payment gateway aggregator। बिल्कुल सही है। तो जो मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट्स कुछ स्पेसिफिक होती हैं जहां पे स्मॉल PPIs के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम लोडेड अमाउंट इज 10,000 इन अ मंथ होगा, ना कि 20,000। तो साल में मैक्सिमम कितना हो गया? 1,20,000। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो मैक्सिमम लोडिंग आप 10,000 कर सकते हो पर मंथ, और पर ईयर मैक्सिमम 1,20,000। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूज टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा में क्या होता है कि आपके सामने ना ऑप्शंस है, आपको समझ नहीं आ रहा आप कौन सा चूज करो, ठीक है। कि मुझे, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी लॉस में जा रही है, क्या मुझे 20% लोगों को निकाल देना चाहिए ताकि सैलरीज बचे, मेरी कंपनी चलती रहे, या फिर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी सैलरीज रिड्यूस कर दूं, ठीक है, या कंपनी बंद कर दूं। तो ये डिलेमा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन चूज करूं। सारे सही लग रहे हैं, सारी गलत लग रहे हैं। तो एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग, रूल बेस्ड थिंकिंग, केयर बेस्ड थिंकिंग, प्रॉफिट बेस्ड थिंकिंग। तो एथिकल डिलेमा आप एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग से भी सॉल्व कर सकते हो कि जिस ऑप्शन को चूज करने पे एंड रिजल्ट सबसे अच्छा होगा ना, वही चूज करो आप। ये हो सकता है। या रूल बेस्ड थिंकिंग, कि रूल्स जो बोलते हैं कंपनीज एक्ट, लेबर लॉस, उसके अकॉर्डिंगली चल लो। केयर बेस्ड थिंकिंग यानी कि कंपैशनेट, कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, ठीक है। प्रॉफिट बेस्ड थिंकिंग नहीं होता यहाँ पे, तो 1, 2 एंड 3, तो ऑल एक्सेप्ट 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ व्हाइट लेबल ATM एज पर RBI गाइडलाइंस। व्हाइट लेबल ATMs आर सेटअप, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज, जैसे हिताची है, टाटा है, इनके जो ATMs है नॉन बैंकिंग एंटिटीज के, वो व्हाइट लेबल ATMs है, बिल्कुल सही। They are white label operators are allowed to accept deposits into their own or other accounts at the ATM। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले अपने अकाउंट्स में। ओनली कार्ड्स इशूड बाय बैंक्स एंड RBI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस कैन बी यूज्ड एट WLA। बिल्कुल सही। WLA do not display the branding of any bank or accessible to customers of or banks, all banks accessible है। तो व्हाइट लेबल ATM ना किसी एक बैंक का कोई ब्रांड नेम नहीं यूज करता है, तो इसीलिए इनको व्हाइट लेबल बोला जाता है। तो किसी भी बैंक के कस्टमर्स जो RBI अप्रूव्ड है वो यहाँ पे आके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। WLA ऑपरेटर्स कैन चार्ज फीस डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर ATM यूजेज। ऐसा नहीं है, अगर मानो मेरा SBI का कार्ड है, मैं किसी व्हाइट लेबल ATM में जाके ट्रांजेक्शन करूंगी ना, तो ये व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर मेरे बैंक से चार्जेस लेगा, मुझसे नहीं लेगा,
ठीक है। WLA ऑपरेटर्स कैन अर्न रेवेन्यू थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, बिल्कुल सही है। एड वगैरह लगा के वहां पे वो पैसे जो है अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा था? सेकंड गलत था, फिफ्थ गलत था, तो उनको एलिमिनेट कर दो। तो A1346 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये व्हाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम बहुत ही इनका जो फेवरेट टॉपिक है IBF का, इसको ध्यान से करिएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ अ ट्रस्ट अकाउंट? तो ट्रस्ट अकाउंट को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? A copy of trust deed must be examined to determine the power and function of trustee. तो देखो, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने उसका ट्रस्ट बना दिया और प्रॉपर्टी को संभालने के लिए ट्रस्टी रख दिए। तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगी ट्रस्ट डीड, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे कि ट्रस्टी के पास क्या पावर है क्या नहीं है। तो बैंक अकाउंट अगर ट्रस्ट के नाम पे ओपन करना है ना, तो ट्रस्ट डीड तो एग्जामिन होता ही है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर दो या दो से ज्यादा ट्रस्टीज हैं, तो अकाउंट हमेशा जॉइंटली ऑपरेट होगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इन द ट्रस्ट डीड। ये बिल्कुल गलत है। देखो, अगर ट्रस्ट डीड में कुछ नहीं लिखा, फिर तो ट्रस्टी मिलके ही जॉइंटली अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर मेरे ट्रस्ट डीड में लिखा है कि तीन में से ये दो ट्रस्टी से ऑपरेट करेंगे, तो वो बात मानी जाएगी जो मेरी ट्रस्ट डीड में लिखी है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी, एलिमिनेट कर दो बी, क्योंकि वहां पे टू लिखा है, टू तो गलत है। ऑन द डेथ ऑफ ऑल ट्रस्टीज कोर्ट कैन अपॉइंट न्यू ट्रस्टी, बिल्कुल से सारे मर गए तो नए अपॉइंट कर देगा कोर्ट। ट्रस्टीज कैन नॉट डेलीगेट देयर पावर्स अनलेस एक्सप्लिसिटली ऑथराइज बाय द ट्रस्टेड, जब तक ट्रस्टीड अलाउ ना करती हो, ट्रस्टी जो है अपनी पावर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। द इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रस्टी इंप्लाइज द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रस्ट, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल गलत है। मैं अगर प्रॉपर्टी की ट्रस्टी हूं, मेरे दिवालिया होने से फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट और ट्रस्टी सेपरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 सही है, क्योंकि सेकंड भी गलत है, फिफ्थ भी गलत है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट EEFC अकाउंट। देखो, अगर मैं इंडिया में रेजिडेंट हूँ लेकिन मैं फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं EEFC, RFC, RFCD अकाउंट ओपन कर सकती हूँ। तो वो सारे अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 100% foreign exchange earnings through inward remittances are eligible for credited into the EEFC account। जो आपके फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं, जो आप कमाते हो, इनवर्ड रेमिटेंसेस आता है, वो आपका सारा EFC अकाउंट में जा सकता है। जो अर्न करते हो ना फॉरेन इनकम, फॉरेन करेंसी में, वो इस अकाउंट में जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये तो पेमेंट रिसीव फॉर द पर्पस ऑफ काउंटर ट्रेड कैन बी क्रेडिटेड टू द EEFC अकाउंट, बिल्कुल सही। इंटरेस्ट अर्नड ऑन फंड्स हेल्ड इन EFC अलाउड इज नॉट अलाउड एज क्रेडिट, तो ये गलत है। अगर आप EFC अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट अर्न करते हो, वो भी इसी अकाउंट में तो क्रेडिट करेगा ना बैंक, तो ये गलत हो गया। प्रोफेशनल अर्निंग सच एज कंसल्टेंसी और लेक्चर फीस कैन बी क्रेडिटेड, बिल्कुल सही। अगर मैं कोई कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर रही हूँ, लेक्चर फीस अर्न कर रही हूँ, जो फॉरेन करेंसी में मुझे मिला है, तो वो इस अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। तो 1, 2 एंड 4 बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायमंड डॉलर अकाउंट। तो डायमंड डॉलर अकाउंट के नाम से पता लग रहा है कि US डॉलर में जो अर्निंग है वो इस अकाउंट में आती है। तो फर्म्स और कंपनीज जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एलिजिबल होते हैं ना, वो DD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड लोकल सेल्स इन USD ऑफ रफ कट एंड पॉलिश डायमंड इज परमिटेड एज क्रेडिट इन द अकाउंट। इसके नाम में डायमंड है, तो अब डायमंड, गोल्ड, सेमी प्रेशियस, प्रेशियस स्टोन्स में अगर आप डील करते हो, तो उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी पैसा इन्वॉल्व है US डॉलर में अगर है, तो इस अकाउंट में आता जाता है। Second is also correct. Payment of purchase of rough cut polished diamonds can be made and funds can be transferred to a rupee account, तो बिल्कुल सही है। इस अकाउंट से रुपए अकाउंट में भी पैसा जा सकता है। DD इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं है, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो 1, 2 एंड 3 बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है अनएथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस कैन बी कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब वर्क प्लेस में अगर कोई अनएथिकली काम करता है, क्यों करता है? लैक ऑफ फियर ऑफ एक्शन। मुझे पता है मैं कुछ भी गलत करती रहूं, मुझ पे कोई एक्शन लेगा ही नहीं, तो इससे बढ़ावा मिलता है ना गलत काम करने का, तो ये होता है ऐसा। इन्फ्लुएंस ऑफ को एम्प्लॉयज, आपका साथ वाला गड़बड़ होता है ना, आपको भी गलत बात सिखाएगा वो। उससे हो सकता है कि आप अच्छे हो, लेकिन आप उसके साथ रह के, संगत में रह के आप भी गलत काम करने लग जाओ, अनएथिकली बिहेव करने लग जाओ। सही।
क्लोज सर्वेलेंस, ये गलत है। अगर मेरे काम पे हर टाइम सर्वेलेंस है, मेरे बिहेवियर पे सर्वेलेंस है, तो फिर मैं अनएथिकली बिहेव नहीं करूंगी। ठीक है, तो 1 2 करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्ड दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी जब फॉर्म होती है ना, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबसे मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। एमओए ज्यादा सुपीरियर होता है। एमओए एक्ट्स एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी डिफाइनिंग द कंपनीज परमिटेड रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिल्कुल सही, कंपनी का दायरा बांध देता है एमओए, कि आप क्या काम कर सकते हो क्या नहीं, एक दायरा बनाता है। ठीक है, एमओए में डिटेल्स होती हैं, कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, शेयर कैपिटल डिवीजन। बिल्कुल सही, जो सबसे मेन चीजें होती है ना जिन्हें इजीली बदला नहीं जा सकता, वो एमओए में होती है। एमओए अलाउस कंपनीज टू अंडरटेक एनी बिजनेस एक्टिविटी इवन इफ इट फॉल आउटसाइड द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल गलत, अगर ऑब्जेक्टिव्स जो एमओए में लिखे हैं वही आप कर सकते हो, उसके बाहर अगर आप कुछ करते हो ना, तो वो void होगा। लोन टू अ कंपनी मे नॉट बी रिकवरेबल if the business undertaken by the company falls outside its specified objectives in the MOA। लोन अगर कंपनी को दिया है, वो हो सकता है रिकवर ना हो सके, अगर जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया है वो एमओए के बाहर फॉल करता है। बिल्कुल सही, तो अगर मैंने किसी कंपनी से लेन देन भी करना है ना, मुझे एमओए पता होना चाहिए कि क्या अलाउड है क्या नहीं। तो थर्ड गलत है, 1 2 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एथिकल वर्क प्लेस। इनमें से क्या देख के आपको लगेगा कि हाँ यार, यहाँ एथिकली काम होता है। इग्नोरिंग कस्टमर क्वेरीज टू फोकस ऑन कोर टास्क, कस्टमर की क्वेरीज इग्नोर हो रही हैं, तो गलत है। प्रोवाइडिंग वेग एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करना, ये भी एथिकल तो नहीं है। रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स बाय फ्रंट ऑफिस पर्सनल, फ्रंट ऑफिस पे अच्छे से आप डील कर रहे हो कस्टमर से, ये एथिकल है। ठीक है, लो एनर्जी मिनिमम कमिटमेंट, ये भी अनएथिकल है। तो एथिकल सी है यहाँ पे, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक बार मैं और आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारी दिवाली जो सेल है उसका फायदा उठा सकते हैं। जेआईबी एग्जाम के किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं ना, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, edutech.in कोर्सेज में जेआईबी पे जाइए। यहाँ पे आपको इस टाइम पे सुपर क्रैश कोर्स नजर आ रहा है। इसकी क्लासेस 26 से स्टार्ट हो रही है, 25 को इसका ओरिएंटेशन है। इस बैच का फायदा क्या है सुपर क्रैश कोर्स का, कि जो हमारे एग्जाम का शेड्यूल है ना, उसी के हिसाब से 6 क्लासेस में आपकी जो इम्पोर्टेंट सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। साथ के साथ नोट, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट ईयर के प्रिपेयर कर रहे हैं तो मास्टर कोर्स डिटेल्ड कोर्स है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड नहीं है तो बैंकर कैप्सूल कोर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के हर मॉड्यूल की एक एक वीडियो ही आपको देखनी है। थोड़ी लंबी वीडियोस हैं, लेकिन उन एक एक वीडियो से आपका जो मॉड्यूल्स हैं वो कवर होते जाएंगे। बैंकर कैप्सूल कंबाइंड भी अवेलेबल है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बैंकर कैप्सूल कोर्स भी अवेलेबल है। मान लो पिछली बार सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए थे, एएफएम नहीं क्लियर हुआ था, तो सिर्फ एएफएम का आप जो बैंकर कैप्सूल कोर्स ले सकते हो। तो एएफएम में 4 मॉड्यूल है, एबीसीडी, तो इस कोर्स में भी 4 ही वीडियोस हैं। उन वीडियोस को भी आप अच्छे से देख लो, जितनी मर्जी बार देखो, तो भी आपका पेपर क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम पीपीबी में 4 वीडियोस, आईएफएस में 4 वीडियोस हैं, आरबीडब्ल्यू में 5 हैं, क्योंकि उसमें हमने एडिशनल जो स्टडी मटेरियल है वो भी ऐड किया है। साथ के साथ इन सारे कोर्सेज में नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज भी हैं। तो आप मान लो कि पर सब्जेक्ट सिर्फ 380 रुपीज का ये कोर्स अवेलेबल है। इवन सुपर क्रैश कोर्स भी इंडिविजुअली अवेलेबल है। आपके सारे पेपर क्लियर है, सिर्फ आईएफएस रहता, तो सिर्फ आईएफएस की लाइव क्लासेस लगा लो आप, है ना। सिर्फ 6 क्लासेस में आपका जो मेजर सिलेबस है लाइव क्लासेस के थ्रू कवर हो जाएगा। 6 क्लासेस लगानी है आपको। फिर पीपीबी का भी सेम सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आरबीडब्ल्यूएम का, एएफएम का, साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे कॉम्बो और सिंगल में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्सेज दे सकते हैं। अगेन आपको दिवाली सेल के लिए यहाँ पे दिवाली 81 कोड यहाँ पे यूज करना है 81% अवेल करने के लिए। तो ये पार्ट 1 ऑफ द सेशन था, जल्दी पार्ट 2 भी आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।